टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। टाइप नंबर 3 में हमने लिया क्षेत्रफल और आयतन वाले जो प्रश्न होते हैं परीक्षा में, वो किस तरह से होंगे। जैसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने कि क्या यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल का अगर कोई क्वेश्चन है और परसेंटेज एक दी और यो कहा कि प्रत्येक भुजा में इतनी वृद्धि या इतनी कमी कर दी गई, तो तुम्हें सबसे पहले क्षेत्रफल मान लो 100 रहा होगा शुरू में, 20% की वृद्धि करी, इसका मतलब 120/100 लिखेंगे। जब क्षेत्रफल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। उसने कहा प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करी, इसका मतलब लंबाई में भी 20% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि। तो लंबाई की वृद्धि होगी, अब चौड़ाई की देख लो भाई, हल कर दो इसे। 12 का वर्ग हो गया 144। जो क्षेत्रफल पहले 100 था अब वो 144 हो गया। जो क्षेत्रफल पहले 100 था अब हो गया 144। इसका मतलब सीधा सीधा 44% की यहां पे क्या आ गई, वृद्धि आ गई। अब बात समझने वाली यो है वृद्धि का क्वेश्चन, कमी का भी हो सके। सपोज करो वो कहता है कि प्रत्येक भुजा में 20% की कमी हो जाए, तब 80/100 गुणा 80/100 2 बार करना। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सका है तुम्हारा कि वो लंबाई में वृद्धि कर दे, चौड़ाई में कमी कर दे, तो वो कैसे करेंगे उसे भी देखेंगे। अगला एग्जाम्पल में उसी का ले रहा हूं। क्षेत्रफल का ही हमने एक और क्वेश्चन लिया। इस बार जो क्वेश्चन में क्या, लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग वृद्धि और कमी है। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी वो बताना। अब वृद्धि या कमी लिखेगा वो, क्यों लिखेगा तुम्हें पेपर में जब क्वेश्चन आऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारे से जानना चाह रहा है कि वृद्धि हो रही और तुम्हारे से जानना चाह रहा है कि कमी हो रही, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्षेत्रफल पहले मान लिया 100 था, 25% की वृद्धि करी लंबाई में, इसका मतलब 125/100 हो जाएगा। 125/100 तो ये हो गया। चौड़ाई में 20% की कमी, तो कमी के लिए घटा देंगे, 100 में से 20 गए, 80/100। बस इसको हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, मतलब 100 से 100 कटा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटा 25 बार और 25 चौका 100। 100 ही पहले था, 100 ही अब है, इसका मतलब क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित। ठीक है जी, अपरिवर्तित है, ना तो इसमें कोई वृद्धि है और ना कोई कमी, ना वृद्धि ना कमी। बात समझ में आ गई। अब यहां पे ये दोनों चीज होगी कि भाई किस तरह से काम करना, तुम्हें अगर एक चीज दे रखी तो किस तरह से, अगर दोनों चीज अलग अलग कर रहा तो किस तरह से काम करना। अब एक क्वेश्चन लेंगे हम आयतन का। अगर आयतन की बात आ जावे तो उसे हम किस तरह से करेंगे। आयतन का बड़े ध्यान से काम करना, क्योंकि आयतन जो डिपेंड करता है वो सूत्र पर डिपेंड करेगा। जैसा सूत्र होगा उसके हिसाब से काम होगा। जैसे क्वेश्चन से देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आओगी बात, लेकिन सारी चीजें कब समझ में आवे, जब हम इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर लें। तो एक दो क्वेश्चन लेंगे। आयतन के क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि। अब देखो, सबसे पहले हम पता होना चाहिए हमें किसका, बेलन का आयतन का सूत्र। बेलन का जो आयतन है वो है πr²h। इस पाई से कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो या ना हो हमारे पे कोई अंतर नहीं पड़ने का जब हम परसेंटेज की बात कर रहे होंगे। लेकिन इससे और इससे दोनों से अंतर पड़ेगा। कैसे अंतर पड़ेगा, देखो हमने मान लिया पहले जो आयतन था वो 100 था, पहला आयतन 100 था। अब उसने त्रिज्या में 20% की वृद्धि करी, त्रिज्या में 20% की वृद्धि करी तो 120/100 लिखूंगा। ठीक है, ऊंचाई में 20% की वृद्धि करी तो 120/100 लिखूंगा और इसे हल करूंगा। अगर इतना हल करूंगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि r की पावर 2 है, तो जो काम r में हुआ, जो काम त्रिज्या में हुआ वो 2 बार होना, और h जो है वो सिंगल है, इसका मतलब जो h में काम हुआ वो 1 बार होगा। तो यहां एक बार हमें 120/100 और लिखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या में 20% की वृद्धि। अब हल कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो गई, 2 जीरो ये गई, ठीक है, 1 जीरो भी गई, तो 12 का घन होता है 1728।
और बटे 10, इसका मतलब 172.8 आ गया। जो 100 था पहला आयतन, अब 172.8 आ गया। कुल मिला के मैं कह सकूं कि 72.8% की आयतन में क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। अब यहाँ पे थोड़ी बात समझने वाली है। इस टाइप का क्वेश्चन आसान हो जाता है जब वो कहते हैं प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा में, या जैसे यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई की बात कर रहा, तो त्रिज्या में और ऊंचाई में दोनों में ही दो ही चीज थी, दोनों में वृद्धि कर दी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें 3 बार गुणा करनी है। तो लेकिन कई बार वो यूं कह सका है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो उस कंडीशन में जैसे 100 गुणा, अब देखो त्रिज्या में कुछ नहीं करा उसने, जब त्रिज्या में कुछ नहीं करा तो त्रिज्या का करना भी कुछ नहीं, तुम्हें उसे छोड़ दो, बेकार है। ऊंचाई में करी 20% की वृद्धि तो लिखेंगे 120/100, तो कुल मिला के 20% आ गया। ठीक है, कुल मिला के 20% की ही वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर वो ये कह देता कि त्रिज्या में वृद्धि कर दी 20% की, ऊंचाई में कुछ नहीं करा, त्रिज्या में वृद्धि कर दी, ऊंचाई में कुछ नहीं करा, तो 120/100 दो बार लिखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ 100 गया और यहाँ 2 जीरो गई, 12 का 144, तो यहाँ पे 44% की वृद्धि आती है। देखो मैंने 3 तरीके से एक ही क्वेश्चन को बताया। पहली बात वो बताई जब त्रिज्या में और ऊंचाई में वृद्धि हो रही हो, समान वृद्धि हो, वो अलग अलग भी देवे तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो उसने कहा 20% की वृद्धि त्रिज्या में कर दी, ऊंचाई में 25 की कर दी, तो यहाँ 125/100 लिख देंगे। समान कर रहा तो समान के हिसाब से चलेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरी चीज क्या आती, दूसरी कंडीशन होती केवल ऊंचाई में। यहां है केवल ऊंचाई में, केवल जो हाइट है उसमें 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है। और यहां केवल त्रिज्या में, केवल त्रिज्या में, रेडियस में 20% की वृद्धि है। ठीक है, तो अगर त्रिज्या की बात कर रहा, सूत्र से पता लगा हमें 2 बार गुणा करनी, सूत्र से पता लगा यहां 1 बार गुणा करनी। अगर हमें सूत्र नहीं पता तो ये काम होना मुश्किल है। इसलिए क्षेत्रफल और आयतन के तो सूत्र क्वेश्चनों में भी काम आ रहे हैं, और क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र जब हम प्रतिशतता के क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी काम आ रहे हैं। जब हम आयतन और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करेंगे तब भी काम आएंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो भी ये काम आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। टाइप नंबर 4 की बात करें, आय व्यय वाले प्रश्न किस टाइप के होंगे। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया और शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे, तो उसकी आय क्या है। अब देखो आय निकालनी, उसने क्या कहा, उसने कहा 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया। अब 20% दे दिया, बचा कितना, 80%। तो हम 80% को 80/100 लिखेंगे। जो कुल आय की बात चल रही, कुल आय का ही तो करा हमने। अब आगे के लिए वो कुल बच जाएगी। शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया, तो इसके पास कितना बचा शेष का, यहां बच गया 70%। फिर ये आगे के लिए कुल का काम करेगी। ठीक है, और शेष बची हुई राशि का 10% ट्रस्ट को दे दिया, तो बचा कितना, 90%। और जो बचा वही 10,080 के बराबर है। अब देखो ये ब्रैकेट लगा में या न लगा में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो इसका सीधा सा हिसाब ये है, जब भी वो कह रहा है शेष का, शेष का, शेष का, तो तुम्हें 100 में से घटा घटा के लिखते चले जाओ। बड़े पुत्र को 20% दिया, 80/100। छोटे पुत्र को शेष का 30% दिया, 70/100। ट्रस्ट को 10% दिया, शेष का 90/100। कर दो, हल हो गया काम। 1, 2 और 3 जीरो गई। 9 से काट दो, 9 ही कम 9, कितना बच गया, 1, 10 हो गया, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है भाई, 8 से काट दो, 8 ही कम 8, 3 बचे, 8 चौक 32, 7 से काट दो, 7 दूनी 14। तो कुल आय की अगर मैं बात कर रहा हूं, कुल आय कितनी हो जाएगी भाई, 20 तो वो है और 3 जीरो यहां से बची हुई, तो ये 20,000 रुपए इसकी कुल आय, 20,000 रुपए कुल इसकी आय। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया वो था शेष का, शेष का, शेष का, ये चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन शेष वाले आएंगे। क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए
राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो तो मासिक वेतन कितना है? अब देखो भोजन पर व्यय कितना करा इसने, भोजन पर जो व्यय करा वो 40% करा। मकान किराए पर कितना व्यय करा इसने, 20% करा। मनोरंजन पे इसने कितना खर्च करा, वो करा 10% करा। परिवहन पे कितना करा, परिवहन पे भी 10% करा। अब देखो कुल मिला के खर्चा कितना हो गया, अब कहीं घटाना नहीं हो कुछ, सबको डायरेक्ट जोड़ना। 40, 20, 60 और 10, 70 और 10, 80। 80% खर्च हो गया, बचत कितनी रहेगी, 20%। 100 में से 80 तो खर्च ही कर दिए, तो बचत आ गई 20%। अब ये जो 20% है यो ही वो है जो क्वेश्चन में दे रखा 1500 रुपए, उसके पास 1500 रुपए बचते हैं, बच कितना रहा, 20% बच रहा। हमें 100% निकालना, मतलब 100% ही उसकी कुल आय होगी। 20 पंजे 100, 5 से गुणा करेंगे तो अगर मैं आय की बात करूं तो 15 पंजे 75, इसका मतलब 7500 रुपए उसकी कुल आय। तो ध्यान रखना, अगर वो कह रहा शेष का शेष का शेष का, तो जैसे इससे पहला क्वेश्चन करा था वैसा करना। और वो शेष शब्द ना आवे, डायरेक्ट आवे तो सबको जोड़कर तब 100 में से घटाना, और जो बचेगा वो बचत बराबर बचत के, और 100% जो तुम्हारी टोटल आय का। एक क्वेश्चन और लिया हमने, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितने रुपए है? खर्च जो दे रखा उसने, वो दे रखा 66.2/3%। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते। खर्च दे दिया तो 66 की 3 में गुणा करो 198 और 200/3% आएगा। बचत कितनी आ गई, 100 में से घटा दो इसे, 100 में से 200/3 को घटा देंगे, 100 या 300 में से 200 गए, 100/3% आए। ठीक है, अब 100/3% ही बराबर किसके हैं, 1200 के हैं, और 200/3% किसके हैं, कुल खर्च के हैं, कुल व्यय के हैं। यही निकालना था। 3 से 3 गया, 2 0 2 0 गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कुल व्यय जो आ गया वो 2400 रुपये आ गया। या तो ऐसा कर लो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बचत दे दी उसने कितनी, 1200 रुपये, तो 100/3% बराबर 1200 के। तो पहले कुल आय निकाल लो, 100% बराबर कुल आय के। 100 से 100 गया, 3 की गुणा उधर कर देंगे, तो कुल आय जो आ जाएगी वो आ जाएगी भैया कितनी, 12 या 3600 रुपये। लेकिन हमें क्या चाहिए, व्यय, व्यय चाहिए, तो 3600 का 200/3%। अब परसेंटेज के लिए बटे में 100 लगाना पड़ेगा, 2 0 गई, 3 से काट दिया, 1200 बार 12 दूनी 2400। दोनों तरीके से करा जा सके, लेकिन यो तरीका आसान है, यो तरीका छोटा है, यो तरीका समय बचा रहा, तो इससे हमें जाना चाहिए। जा ऐसे भी सके, पेपर में जिससे याद हो जाए वो उससे कर दो, लेकिन अगर यो याद रह जाए पेपर में और इसी से हम क्वेश्चन करें तो हमारा समझ